दोस्तों, आज की कहानी है गिद्धौर के मैन ईटर यानी आदमखोर बाघ की। यह कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब गांव-गांव मैन ईटर बाघों से त्रस्त थे और लोगों की जिंदगी डर और खौफ के बीच गुजर रही थी। और इस कहानी में है एक ऐसा अनोखा वाकया जिसे शायद आपने पहले कभी ना सुना होगा और ना ही कभी इमेजिन किया होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये कहानी और तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर जंगल के कोने में छुपा है खौफ और हर आवाज में दहशत का साया। ईस्ट इंडियन रेलवे से सफर करने वाले ज्यादातर लोग सिमुलतला का नाम जरूर जानते होंगे। एक छोटा सा खूबसूरत स्टेशन जो इस लगभग बिल्कुल सीधी रेलवे लाइन पर किसी अकेले दरवाजे की तरह खड़ा है। कई मुसाफिरों के लिए सिमुलतला अचानक सामने आ जाता है, जैसे लंबी थकी हुई पटरियों के बाद जमीन को अचानक सांस आ गई हो। मीलों तक सपाट ट्रैक के बाद जब ट्रेन आगे बढ़ती है तो लगता है जैसे किसी छोटी सी चौकी पर पहुंच गए हो, जहां से जमीन धीरे धीरे उठने लगती है और मोड़ लेने लगती है। गिद्धौर से सिमुलतला तक रेलवे लाइन सीधी नहीं रहती, बल्कि बल खाते हुए चलती है, कभी दाएं कभी बाएं। तेज चढ़ाइयों पर ट्रेन को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। दोनों तरफ नीचे से उठती हुई छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, कोई बहुत ऊंची नहीं लेकिन बेतरतीब, जैसे जंगल ने जमीन को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा हो। इन पहाड़ियों पर पेड़ों और कांटेदार झाड़ियों की एक मोटी चादर बिछी रहती है। दूर से देखने पर यह जंगल पतला लगता है, लेकिन असल में यह बिना टूटे दूर दूर तक फैला हुआ है। उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं में नजर जहां तक जाती है वहां तक जंगल ही जंगल दिखाई देता है। हरे और भूरे रंग का एक लंबा थका हुआ समंदर। मुंगेर से लेकर हजारीबाग तक 200 मील से भी ज्यादा यह जंगल की पट्टी लगभग बिना टूटे चलती जाती है। रेलवे लाइन को दोनों तरफ से घेर कर यह जंगल सफर करने वाले के दिल में एक अजीब सी वीरानी भर देता है। इतने लंबे फैलाव के बावजूद इसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 10 मील, जैसे खुले देश के बीच एक लंबी अंधेरी सुरंग हो जिसमें सिर्फ जंगल ही जंगल बसा हो। लेकिन गिद्धौर और सिमुलतला के बीच का यह झाड़ीदार जंगल सिर्फ खाली जमीन नहीं है, यह बाघों से भरा हुआ है, और वह भी सबसे खतरनाक किस्म के मैन ईटर बाघों से। इस पतले से जंगल के टुकड़े में डर रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ चलता है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इसी साइज के किसी और इलाके से ज्यादा लोग यही बाघों के हाथों उठाए और खाए गए हैं। यहाँ की मिट्टी जैसे उन सब की यादें संभाले बैठी है, और इस जगह का नाम लेते ही सदियों से खतरे का एहसास जाग उठता है। मुगल बादशाह अकबर के जमाने में भी यह इलाका पहले से बदनाम था। आईने अकबरी में लिखा मिलता है कि बादशाह के महसूल इकट्ठा करने वाले अफसर यहाँ जमीन का टैक्स लेने नहीं जा सकते थे। इसलिए नहीं कि लोग मना करते थे, बल्कि इसलिए कि वह इस जंगल में कदम रखने से डरते थे, जहां मैन ईटर बाघ राज करते थे। यह बदनामी कभी खत्म नहीं हुई। सिर्फ पिछले 10 सालों में ही गिद्धौर और सिमुलतला के आसपास के इलाके में 300 से ज्यादा लोग बाघों द्वारा उठा लिए गए। हर गायब होती जिंदगी इस पतले जंगल की भयानकता की गवाही देती रही। दक्षिण बिहार की घनी आबादी और खेती बाड़ी से लगती हुई यह जंगल की पट्टी इंसानी जिंदगी के बिल्कुल चलती है, जैसे रहने वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह जंगली और बेकाबू है। गांव वालों के लिए यह जंगल कोई दूर का मंजर नहीं, बल्कि रोज की मजबूरी भरा रास्ता है। हर दिन सुबह से ही मर्द और औरतें इस झाड़ीदार जंगल में घुसने पर मजबूर होते हैं, सिर्फ लकड़ी के लिए, सिर्फ चूल्हा जलाने के लिए। कांटों और झाड़ियों के बीच वे झुक झुक कर लकड़ी काटते हैं, गठरियां बांधते हैं, हाथ काम में लगे रहते हैं, दिमाग रोजी रोटी में। और इन्हीं रोजमर्रा के कामों के बीच, उन्हीं लापरवाह पलों में, जब ध्यान खतरे पर नहीं होता, ये लोग बाघों के आसान शिकार बन जाते हैं।
जो जंगल उनके घरों को आग देता है, वही जंगल उनसे जिंदगी छीन लेता है। पिछले ही साल कम से कम 38 लोग एक ही बाघ ने उठाकर खा लिए थे। एक ही जानवर जो पूरे इलाके पर जिंदा बद्दुआ की तरह लटका हुआ था। उसका खौफ धीरे धीरे नहीं बल्कि तूफान की तरह फैला। हालात इतने खराब हो गए कि लकड़ी काटने वाले अपना काम ही छोड़कर बैठ गए। जंगल के रास्ते सूने हो गए, झाड़ियों के ढेर वैसे ही पड़े रह गए। जब कोई जंगल जाने को तैयार नहीं था तो लकड़ी कम पड़ने लगी और उसकी कीमत इतनी बढ़ गई कि रोज की जरूरतें भी बोझ बन गई। आखिरकार हार कर गांव वालों ने 300 रुपये इकट्ठा किए और इस मशहूर मैनीटर बाघ को मारने के लिए इनाम रख दिया। उन्हें उम्मीद थी शायद पैसा वह कर दे जो हिम्मत नहीं कर पाई। इस बाघ के नाम के साथ अजीब अजीब कहानियां जुड़ती चली गई। लोग कहते थे उसमें आम बाघों से कहीं ज्यादा ताकत है। वह सिर्फ बड़ा नहीं, हद से ज्यादा बड़ा है। उसकी धारियां एक साथ खूबसूरत भी हैं और दहशतनाक भी। उसका जिस्म लोगों की कल्पना में शान और खौफ का अजीब मिश्रण बन चुका था। गांव वालों का मानना था कि वह पागल हो चुका है। कमजोर दिमाग का पागल नहीं, बल्कि खून और बर्बादी का पागल। क्योंकि वह जरूरत से कहीं ज्यादा मारता था। पूरे पूरे रेवड़ों में घुसकर 5-6 गाय भैंस एक साथ गिरा देता, बिना उन्हें खाए। बल्कि आमतौर पर बाघ एक ही शिकार करता है, ज्यादा से ज्यादा 2, और उतना ही जो एक हफ्ते के लिए काफी हो। बाघ को इससे फर्क नहीं पड़ता अगर लाश सड़ भी जाए, क्योंकि वह अक्सर बदबूदार गोश्त ही पसंद करता है और बार बार उसी शिकार पर लौट कर आता है। फिर भी आमतौर पर कोई शिकार एक हफ्ते तक नहीं टिकता, क्योंकि गिद्ध, सियार और कौवे इतनी जल्दी टूट पड़ते हैं कि पीछे सिर्फ हड्डियां बचती हैं। लेकिन गिद्धौर का यह मैन ईटर जैसे भूख के लिए नहीं बल्कि शौक के लिए मारता था। एक बार सिर्फ एक ही दोपहर में उसने एक छोटे जमींदार की 4 दूध देने वाली भैंसें मार दी। कीमती जानवर, रोज के काम आने वाले, लेकिन उनकी लाशें वैसे ही छोड़ दी गई। इस बाघ के लिए सबसे पसंदीदा शिकार इंसान था और अपने शिकार तक पहुंचने के लिए वह मीलों तक पीछा करता, चुपचाप, बिना थके, बिना रुके। जैसे एक बार निशान मिल जाए तो फासला उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। गांव वालों के बीच उसका नाम सिर्फ अफवाह से नहीं फैला था। बार बार हुई मौतों ने सबको यह सिखा दिया था कि जब यह बाघ किसी आदमी को चुन लेता है तो बचने का मौका बहुत कम होता है। इसी दहशत की वजह से धीरे धीरे किसानों को शाम के बाद धान के खेतों में रोकना मुश्किल हो गया। जैसे ही सूरज झुकता और आसमान का रंग फीका पड़ता, मर्द अपना काम छोड़ देते और तेज कदमों से गांव की तरफ लौट पड़ते। कोई भी अंधेरी रात में सरसराती फसल के बीच अकेला खड़ा रहने की हिम्मत नहीं करता था। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत सी फसल बिना रखवाली के रह जाती। रात भर जंगली सूअर और हिरण आराम से खेतों में उतरते और देखते ही देखते पूरी मेहनत बर्बाद कर देते। इस तरह मैनीटर बाघ सिर्फ जिंदगियां ही नहीं ले रहा था, बल्कि धीरे धीरे रोजी रोटी भी छीन रहा था। खेत उजड़ रहे थे, फसलें बर्बाद हो रही थी और गांव वालों के चेहरों पर डर गहराता जा रहा था। उसी छोटे जमींदार ने, जिसका जिक्र पहले किया गया था, नुकसान और खौफ के बीच पिसते हुए बड़ी मुश्किल से गरगपुर पहाड़ियों से एक कोल और उसकी पत्नी को रात का चौकीदार बनने के लिए तैयार किया। किसी को मनाना आसान नहीं था। बहुत समझाने और कुछ लालच देने के बाद ही वे इस काम के लिए राजी हुए। खेत के ठीक बीचों बीच पतले पतले बांसों पर एक ऊंचा मचान बनाया गया, जो धान की फसल से ऊपर उठकर चारों ओर फैले अंधेरे समंदर पर नजर रख सके। शाम ढलते ही जब आखिरी रोशनी भी बुझने लगी, कोल और उसकी पत्नी उस कमजोर से मकान पर चढ़ गए। नीचे जमीन और उसके साथ छुपे सारे खतरों को छोड़कर। सर्दी की रात थी, हवा में ठंडक घुली हुई थी, इसीलिए वे अपने साथ मिट्टी का एक बर्तन लाए थे जिसमें आग जल रही थी और कुछ लकड़ियां भी,
ताकि रात किसी तरह कट सके। अंगारों की हल्की सी लाली उनके लिए थोड़ी गर्मी थी, थोड़ा सहारा। चारों तरफ फैली गहरी रात के मुकाबले एक बेहद कमजोर सा उजाला। वह अभी ठीक से मचान पर बैठे भी नहीं थे कि अंधेरे से एक बड़ा सा बाघ निकल आया, बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी आहट के, जैसे वह पहले से ही वहीं मौजूद हो और बस उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। वह सीधा मचान के पास आया और घूम घूम कर जमीन सूंघने लगा, सिर झुका हुआ, चाल धीमी, हर कदम में तलाश। साफ लग रहा था उसने उन्हें देखा नहीं था, बल्कि उनकी गंध पाई थी। इसलिए वह बार बार चक्कर काट रहा था, कभी बड़ा घेरा, कभी छोटा, जैसे जमीन पर खोई हुई किसी लकीर को ढूंढ रहा हो। हर थोड़ी देर बाद वह पतले बांसों के पास लौट आता, उन्हें ध्यान से सूंघता। उसकी सांसों की गर्मी ऊपर तक आ रही थी और उसके नथुने के फूलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ऊपर मचान हल्के हल्के कांप रहा था और उस पर कोल की पत्नी और कोल सांस रोके बैठे हुए थे, दोनों डर से सिमटे हुए साए। वे हिलने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। उन्हें मालूम था जरा सी भी आहट उनका राज खोल देगी। कुछ देर बाद बाघ को समझ आ गया कि उसका शिकार जमीन पर नहीं बल्कि ऊपर है। अचानक वह पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और अपने भारी पंजों से मचान को झटकने लगा। बार बार वह उसे खींचने और गिराने की कोशिश करता, लेकिन पतले बांसों पर उसकी पकड़ नहीं बन पा रही थी। बांस बहुत पतले थे, बहुत चिकने, उसके वजन को संभाल नहीं पा रहे थे। वह चढ़ नहीं सकता था। मचान बस कुछ ही हाथ ऊपर था, लेकिन उसके लिए वे कुछ ही हाथ पूरी दुनिया जितने दूर थे। वह बार बार पूरा तन कर ऊपर उठता, अपना पूरा जिस्म हवा में खींचता और हर बार खाली हवा से लड़कर वापस जमीन पर आ गिरता। सिर्फ कुछ फुट का फासला और बांसों पर थरथराता हुआ मचान। कोल और उसकी पत्नी को मौत से बस बाल बाल बचाए हुए था। घंटे बीतते गए, भारी और सुस्त, हर पल पिछले से ज्यादा लंबा लग रहा था। बाघ बार बार अपनी कोशिश दोहराता रहा, कभी चुपचाप मचान के चारों तरफ घूमता, कभी बिना चेतावनी के ऊपर उछलता और कभी पतले बांसों पर अपना पूरा जोर लगा देता। उसके भारी पंजों की थप थप रात के सन्नाटे में सीधे दिल से टकराती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर सब्र का बांध अब टूटने लगा हो। देर रात चांद धीरे धीरे खेतों की काली लकीर के ऊपर चढ़ आया। उसकी फीकी रोशनी धान की फसल पर फैलने लगी और छोटी छोटी परछाइयां जमीन पर हिलने लगी। मचान पर बैठे दोनों लोग दर्द भरी आंखों से यह सब देख रहे थे। उनके मन में एक उम्मीद जगी कि जैसे ही चांद निकलेगा शायद बाघ चला जाएगा। अक्सर बाघ अंधेरी रात में ही ज्यादा घूमता है। कुछ देर बाद जब चांद और ऊपर आ गया, बाघ ने कोशिश छोड़ दी और थोड़ा दूर हट गया। उस पल की खामोशी हमलों से भी ज्यादा डरावनी थी। चांद अब ठीक सर के ऊपर था, ठंडा, बेहसास, और काफी देर से बाघ बिल्कुल शांत था। इसी लंबी खामोशी ने कोल को हिम्मत दी। उसने बहुत धीरे, बहुत संभल कर मचान के किनारे से नीचे झांका, सिर्फ कुछ इंच, सांस रोके हुए, और उसी पल जैसे इस हरकत का इंतजार ही किया जा रहा हो, बाघ गुर्राता हुआ आगे लपका। एक ही झटके में वह फिर से बांसों पर चढ़ आया। अचानक हुए इस हमले ने बची कुची शांति भी तोड़ दी। बाघ पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। उसका भारी जिस्म मचान के बिल्कुल पास आ गया। उसका सिर सिर्फ कुछ ही फुट दूर था। कोल और उसकी पत्नी उसकी गर्म सड़ी हुई सांस अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। उसकी बदबू नाक में भर गई, भारी और उल्टी करा देने वाली। वह ऊपर देखकर गुर्रा रहा था, थूक उछाल रहा था, जबड़े खोल बंद कर रहा था, अंधे गुस्से में। मचान की कमजोरी को महसूस करते हुए कोल को डर लगा कि कहीं अब यह टूट ही ना जाए। उस पल उसका दिमाग सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, बचने का कोई तरीका। डर ने उसकी सोच को तेज कर दिया। वह इधर उधर नजर दौड़ाने लगा, किसी छोटी सी उम्मीद की तलाश में। तभी उसकी पत्नी, जो अंगारों के बर्तन के पास सिकुड़ी बैठी थी, बोली।
उसने याद दिलाया कि साथ लाया हुआ हल्का लोहे का टुकड़ा अभी भी मौजूद है। अगर उसे आग में गर्म करके जब बाघ फिर ऊपर उठे उसके चेहरे पर फेंक दिया जाए तो शायद वह भाग जाए। अंधेरे में जैसे एक अचानक एक चिंगारी चमक उठी। बिना एक पल गंवाए आग में और लकड़ियां डाली गईं, फूंक मारी गई, अंगारे तेज हो गए, मिट्टी का बर्तन और ज्यादा दहकने लगा। उसी लाल रोशनी में कोल और उसकी पत्नी के चेहरे पसीने और डर से कांप रहे थे। जल्द ही लोहे का वह टुकड़ा अंगारों के बीच दब गया, पहले लाल और फिर गहरा लाल और फिर बिल्कुल दहकता हुआ। वे दोनों सांस तक लेने से डरते हुए बस इंतजार कर रहे थे। और फिर बाघ एक बार फिर खुले जबड़ों के साथ ऊपर उछला। उसने पंजों से मचान पकड़ने की कोशिश की। उसी पल कोल ने जलता हुआ लोहा सीधा उसके खुले मुंह में गिरा दिया। एक ही क्षण में दर्द और गुस्से की भयानक चीख पूरे खेत में गूंज उठी। बाघ मचान से दूर जा गिरा और लड़खड़ाता हुआ झाड़ियों की तरफ भागा। वह वहीं जाकर सिकुड़ गया, अपने जले हुए मुंह को पंजों से मलता रहा, कराहता रहा, इधर उधर हिलता रहा। यह सिलसिला सुबह तक चलता रहा और जब देर सुबह दूसरे किसान झुंड बनाकर खेतों की तरफ आए, उनकी आवाजों और भीड़ से घबराकर बाघ आखिरकार जंगल की तरफ लौट गया। पीछे रह गया टूटा हुआ सन्नाटा और दो जिंदगियां जो उस रात मौत से बच निकली थी। लेकिन इस बाघ का खौफ अब भी वैसा ही था। कोई भी देसी शिकारी जंगल के अंदर जाने को तैयार नहीं था। वे शिकारी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जंगल में गुजारी थी, जो जानवरों के निशान पहचानते थे, उनकी आदतें जानते थे, आज सिर्फ सिर हिलाकर मना कर देते थे। इस बाघ का नाम ही काफी था पूरा कमरा खाली करने के लिए। लोग चुपचाप उठ जाते, जैसे सिर्फ नाम लेने से ही मुसीबत आ जाएगी। उसकी बदनामी बहुत तेजी से फैल चुकी थी। कोलकाता से आए कुछ गिने चुने अंग्रेज शिकारी भी कोशिश करके देख चुके थे, लेकिन वे भी खाली हाथ लौट गए। उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। दुश्मन ऐसा था जिसे न चालाकी से हराया जा सकता था और न सामने से। हर नाकामी के साथ यह एहसास और गहरा होता गया, यह कोई आम बाघ नहीं है, यह कुछ और ही है। इसी बीच जमींदारों का नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा था। जंगल में कोई लकड़ी काटने नहीं जा रहा था। खेत बिना रखवाली यूं ही पड़े थे। हर गुजरता हफ्ता उनकी कीमत को और कम करता जा रहा था। गांव-गांव इस बोझ को महसूस किया जाने लगा। सुनसान रास्ते, बेकार पड़े औजार और घटती हुई फसल। इसी बेचैनी और धीमी बर्बादी के माहौल में एक दिन शेखपुरा के एक जमींदार के पास एक आदमी आया। सादा चेहरा, मासूम सी शक्ल। वह बिना शोर शराबे के आया, बिना किसी दावे के। धीमी आवाज में बोला, अगर तय किया हुआ इनाम दिया जाए तो वह इस बाघ को फंसाने का काम करेगा। उसकी शक्ल सूरत में कुछ भी ऐसा नहीं था जो इतने बड़े काम से मेल खाता हो। काफी सोच विचार और शक के बाद सौदा तय हुआ। उसे 100 रुपये मिलेंगे और जाल बनाने का सारा खर्च गांव वाले उठाएंगे। अब लोग पैसा देने को तैयार थे, क्योंकि जान देने की हिम्मत किसी में नहीं बची थी। सौदा तय होते ही वह आदमी 1-2 दिन के लिए गायब हो गया। बस इतना कहकर कि वह बाघ पर नजर रखेगा, उसकी आदतें समझेगा और यह देखेगा कि वह किन जगहों पर ज्यादा घूमता है। जब वह वापस आया तो चेहरे पर वही शांति थी, लेकिन बातों में पक्का इरादा। उसने कहा, मजबूत बांसों का एक बड़ा गोल बाड़ा बनाया जाए, लगभग 20 फुट गहरा, एक छोटे से पानी के नाले के पास। जगह सोच समझ कर चुनी गई थी। पानी की हल्की आवाज के पास और जमीन पर बार बार आने जाने के निशान साफ दिख रहे थे। बाड़े के एक हिस्से में 5 फुट का खुला रास्ता छोड़ा गया। उस रास्ते से दोनों तरफ बांसों की सीधी दीवारें बनाई गईं, जो लगभग 30 फुट लंबा एक संकरा गलियारा बनाती थी। सीधे गोल बाड़े के अंदर जाता था। पूरा बंदोबस्त ऐसा था कि जबरदस्ती नहीं बल्कि रास्ता दिखाता हुआ लगे। इसी घेरे के अंदर दरवाजे के पास ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया, 12 फुट लंबा, 8 फुट चौड़ा और 12 फुट ही गहरा।
गड्ढे की सारी मिट्टी दूर ले जाकर फेंक दी गई ताकि कोई नया ढेर राज न खोल दे। गड्ढे के मुंह पर एक कपड़ा कस कर बांधा गया और उसके ऊपर पत्ते बिछा दिए गए, इतनी सफाई से कि जमीन बाकी जमीन की तरह ही लगे। इसके आगे और अब भी बाड़े के अंदर एक भैंस को मजबूती से बांध दिया गया। दूर से वह भैंस साफ दिखाई देती थी, लेकिन उस तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, उस छुपे हुए गड्ढे के ऊपर से। तो जाल अब तैयार हो चुका था, लेकिन उस आदमी ने एक सख्त शर्त रखी। उसने कहा, जंगल के पास किसी भी तरह का पशु नहीं जाएगा, गाय भैंस बकरी कुछ भी नहीं, और सिर्फ जानवर ही नहीं, गांव के लोग भी जंगल के किनारे नहीं जाएंगे। उसका मकसद साफ था, बाघ को कुछ दिनों तक भूखा रखा जाए। यह आसान नहीं था, लेकिन लोग मान गए। धीरे धीरे जंगल के आसपास की हलचल बिल्कुल बंद हो गई और तभी जाल के अंदर जिंदा भैंस बांध दी गई। पूरे सूने इलाके में खाने का एक ही रास्ता था। पहली रात बाघ आया, निशान साफ थे, लेकिन जाल में नहीं उतरा। दूसरी रात और फिर तीसरी रात और फिर एक सुबह गड्ढे के अंदर बैठा था एक बहुत ही बड़ा बाघ। उसके मुंह और जबड़ों पर कोल के जलते लोहे के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अब कोई शक नहीं था कि यह वही मैन ईटर बाघ था। मजिस्ट्रेट को खबर दी गई, लोहे का पिंजरा मंगवाया गया, ढलान बनाई गई, पिंजरा उतारा गया और आखिरकार गिद्धौर का मैन ईटर बाघ लोहे के पिंजरे में कैद हो चुका था। सैकड़ों हाथ रस्सियां खींच रहे थे, भीड़ चीख चिल्ला रही थी, डर की वजह से नहीं, बल्कि यह एक अलग तरह का सुकून वाली चीख थी। पिंजरा गिद्धौर स्टेशन पहुंचा और फिर रेल से उसे कोलकाता भेज दिया गया। उसके बाद कई दिनों तक अलीपुर चिड़ियाघर में लोग उस बाघ को देख सकते थे, जो कभी जंगल का बादशाह था, अब लोहे के पीछे खड़ी एक जिंदा याद बन चुका था। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिर्फ एक पुराने वाकये के बारे में नहीं बताती, बल्कि यह भी सिखाती है कि आज के समय में मैन ईटर को मारने के बजाय कैप्चर करना कितना जरूरी है, ताकि इंसान भी बचें और जंगल भी।